उन नौजवानों के लिए भी ये खबर बहुत खास है जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। जब हो गया इमोशनल हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जिस दिन ये हमको हरा देंगे उस दिन हम जीत जाएंगे। ना इन्होंने ये देखा कि दिन क्या कब हो रहा है, रात कब हो रही है। बहुत मेहनत करी है जी। बहुत परेशान होते थे हम जब मेहनत करते थे, तो आज बहुत खुश हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये शेर आज बहुत प्रासंगिक बन गया है जब मैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गदरपुरा गांव में खड़ा हूं। इस गदरपुरा गांव के अशरफ अली ने वो कमाल कर दिया है जो गांव का आज तक कोई नौजवान नहीं कर पाया। ये खबर उन माता पिता के लिए, उन अभिभावकों के लिए खास है जो अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में होने का सपना संजोए रखते हैं, या उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए भी ये खबर बहुत खास है जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी हाँ, हम अशरफ अली के घर पर खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे ये जो मस्जिद है गदरपुरा गांव की, और इस मस्जिद के सामने ही अशरफ अली का घर है। तो मैं इस गेट से, जो टीन सेट का गेट है, इससे भीतर प्रवेश कर रहा हूं और आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये चूंकि खास रिपोर्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अशरफ अली जैसे तमाम सारे नौजवान हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, सेना का हिस्सा बनने के लिए, उनके लिए ये खबर तो बहुत ही खास है। और इस घर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो फूल पौधों के साथ स्वागत होता है। उधर देखिए फूल जो है खिले हुए हैं और ये हम अशरफ अली के घर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। फ्रेम में उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, बहन हैं और भाई हैं, पड़ोसी हैं। और सबसे बड़ी बात, इधर फ्रेम में आप देखेंगे तो अशरफ अली के शिक्षक संजय श्रीनेश सर हैं, जो गदरपुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के शिक्षा जगत के बहुत बेहतरीन हस्ताक्षर हैं। मैं सीधे सीधे बातचीत करूंगा। कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? ये सब गूज़बम्प मोमेंट होते हैं। वो मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए, मेरे शिक्षक के लिए और जितने भी मेरे करीबी हैं उन सब के लिए था। पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। जब हो गया इमोशनल हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखों में आंसू भी आ रहे थे। और जितनी भी तैयारियां की गई थी, जितने भी संघर्ष था, वो सब फ्लैशबैक हो रहा था। मतलब इट वाज वेरी हार्ड वार्मिंग मोमेंट फॉर मी एंड I can still feel it when I talk about it. मैं एक इस ग्रामीण परिवेश का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो ये गदरपुरा गांव है, पिछड़ा हुआ तो नहीं कहूंगा क्योंकि पुराना गांव है और मुझे बड़ा व्यवस्थित ये गांव नजर आया अन्य गांव की अपेक्षा। लेकिन शिक्षा के लिए अवेयरनेस थी या नहीं थी, या हालात इनके अनुकूल थे या नहीं थे। और चूंकि अशरफ पहले व्यक्ति हैं, पहले नौजवान हैं 23 साल की उम्र में जो भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट अफसर बन गए हैं और बहुत लंबा, बहुत दूर तक आपको जाना है। तो ये सपना आपने इस गदरपुरा गांव के भीतर कैसे बुना और कैसे इस सपने को आपने साकार किया? इस सपने की शुरुआत होती है जब हम 11th में आते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जब हम बातचीत करते हैं कि अब क्या करना है। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि एक फ्रेंड था जो एक पैम्पलेट लेके आया था, बहुत सी फ्लैशी, उसमें नेवल एकेडमी और एनडीए की फ़ोटोज़ थी। फिर मैंने उस पर रिसर्च करा, यूट्यूब पे देखा कि 12th के बाद ही वी कैन जॉइन आर्मी और अदर फोर्सेस जस्ट आफ्टर 12th। बस उसके लिए हमें एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और एक इंटरव्यू है। वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड
स्टडिंग 11th करी, 12th करी, गाइडेंस ली। कहाँ से किया 11 12 आपने कहाँ से किया? 11th 12th आई हैव डन फ्रॉम मोनार्ड पब्लिक स्कूल गदरपुर। और शायद मोनार्ड में रहते ही आपका ये टर्निंग पॉइंट था जहां आपने ये फैसला लिया मुझे कि इंडियन आर्मी में जाना है। वहाँ पे जब मेरी टीचर से बात होती थी, बहुत अच्छे से गाइड करते थे, पर्सनली अटेंड करते थे जब भी तुम्हें करियर डाउट्स होते हैं वहाँ पे, स्पेशली फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। तो वहाँ पे एक क्लियर आइडिया हो गया था कि क्या करना है। वहाँ से मुझे कुछ बुक्स मिली लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, वहाँ ही से शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक मोमेंट आया था कि जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था और मेहनत भी पूरी थी, लेकिन वहाँ पे जो सपोर्ट मिला टीचर से, स्पेशली संजय सर से, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि वहाँ दैट वाज द मोमेंट आई वाज अबाउट टू ब्रेक, क्योंकि मेहनत पूरी है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और रिजल्ट आ रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट वाज द मोमेंट कि वहाँ पे मुझे बताया गया कि सब दिस इज द टाइम दैट यू विल रिमेंबर व्हेन यू विल अचीव योर गोल। मैं बाकी बात आपसे करूंगा, लेकिन हम पहले छोटी बहन है अशरफ की, अपने बारे में आप बताइए, क्या करती हैं और कितना खुश हैं आप? मेरा नाम बुशरा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ सरदार भगत सिंह कॉलेज से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुरू से लगता था कि ये चूंकि बड़े भाई हैं, आप छोटी हैं, तो भाई बहन की अपनी एक नोकझोंक होती थी, तो उस समय से लगता था कि ये कुछ करेगा, अलग हट के करेगा? हाँ लगता था, बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत मेहनत करते थे। जी। आपका क्या सपना है, आप क्या सोचती हैं अपने बारे में? मैं टीचर बनने का सपना है मेरा, टीचर। अम्मी जान क्या कहना चाहेंगे अशरफ के लिए? बहुत मेहनत करी है जी। बहुत परेशान होते थे हम जब मेहनत करते थे, तो आज बहुत खुश हैं। जब ये पढ़ते थे तो मैं सोचती थी अल्लाह इन्हें कोई कुछ न कुछ बनाए, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत कामयाब हो गई। हमारी भी दुआएं कामयाब हो गई, इनकी मेहनत भी कामयाब हो गई। बस यही कहूँगी अल्लाह इनकी हिफाजत करे और ऊपर जाएं ज़्यादा। जब इनकी पढ़ाई करते थे तो तमन्ना थी इनकी मेहनत हो, ये मेहनत करें खूब, और ये दिल में था कि वर्दी में देखूं मैं इसे। अच्छा। हाँ, ये तमन्ना थी दिल में इनकी पढ़ाई। कमरे में घुस जाते थे, ये बैठ जाते थे कमरे में जाके, बस पढ़ाई पढ़ाई। रात को सो रहे हैं हम और ये पढ़ रहे हैं। अच्छा। कितने बजे तक पढ़ते थे? 3 बज रहे हैं, जब आँख खुल रही है तो पढ़ते हुए देख रहे हैं ना। अच्छा। तो बहुत दिल परेशान होता था कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें कामयाब करे। अब मैंने इन्हें वर्दी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले फोटो भेजते थे ये वर्दी में, मैंने कहा आंखों से देख लूं, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब इन्होंने पास आउट किया था, उस केरल में आप गए थे ना, पास आउट परेड में आप गए थे वहां पर, तो आपने वर्दी में देखा, तो उस समय क्या अंदर चल रहा था आपके? बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तमन्ना नहीं थी यूं कि तबीयत खराब मेरी रहती है, उम्मीद भी नहीं थी मुझे। बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा था वर्दी में। तो एक माँ की दुआएं हैं, और जब माँ की दुआएं साथ होती हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम अशरफ अली के रूप में निकल कर आता है। ये अनंत उदाहरण हमारे समाज में आप देख सकते हैं। पिताजी हैं उधर, उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का मौका है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? इसकी जो कामयाबी है वो कहीं ना कहीं इसकी माँ का भी श्रेय उसके पर, और हमारे जो वाली साहब इसके दादा उनका ज़्यादा है। संजय सर, अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई बुके, कोई माला, कोई औपचारिकता स्वागत में नहीं कर रहे हैं, और एक शिक्षक का जो एक काम हो सकता है वो यही हो सकता है कि एक किताब लेकर आए हैं संजय सर। मैं जान लेता हूं क्या है ये किताब सर? ये किताब जो है वो गौर गोपाल दास द्वारा लिखित है, ठीक है ना, और इसमें मतलब लाइफ अमेजन सीक्रेट्स हैं। अध्यात्म से कैसे भौतिक जगत में हम सफल हो सकते हैं, और भौतिक जगत से कैसे हम अध्यात्म में सफल हो सकते हैं, इसके बीच में एक संतुलन बना करके रखी किताब है। बहुत शानदार किताब है। मैं तो ऐसे मौके पे आमतौर पर जो परंपराएं हैं वो यही है कि फूल मालाएं आदमी दे रहा होता है, बुके दे रहा होता है, शॉल वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन आप किताब दे रहे हैं, बुके की जगह बुक दे रहे हैं। कोई भी किताब उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी किताब, कीमती से कीमती किताब भी
कीमती नहीं होती है, क्योंकि उसका जो वो वापस करती है जो किताब में, वो किताब की कीमत से कहीं ज्यादा होता है। तो मैं इनको ऐसी चीज देना चाहता हूं कि मैं इनको, अगर मैं ये 250 रुपए किताब दे रहा हूं, तो कम से कम 2.5 करोड़ की इनके पास जो है, उससे भी ज्यादा की इनके पास अमानत पहुंचे। मतलब कहने का मतलब ये सर का कि किताब का जो मूल्य है वो बेशक कम होता है, लेकिन किताब की कीमत जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है जिंदगी में। सर थोड़ा सा बताइए संजय सर, इनके बारे में बताइए। अशरफ जो है हमारे पास जब आए थे, तो उसमें किसी बीच में कोई आदमी थे जिनके थ्रू मुझे पता चला कि एक बच्चा है, पढ़ने में बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। तो मैंने उनको कहा था कोई बात नहीं, आप लाइए जो है। तो इनके पिताजी आए थे पहली बार मुझसे मिलने के लिए, और ये बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं। आपने कहा कि मैं बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए पैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस बात के लेकर के बड़े शुक्रगुजार हैं और इस बात को लेकर चलते हैं कि उसमें इस बच्चे ने काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया। ये बच्चा एक्चुअली किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना स्टूडेंट और इस टीचर्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन कम से कम अशरफ के साथ मेरा जो संबंध रहा वो उसमें भी दूरी बहुत कम रही। मैं इसके 11th और 12th की पढ़ाई के बाद, फिर उसके बाद हॉस्टल में इन्होंने पढ़ाया भी था कुछ समय तक। फिर उसके बाद फिर कोविड पीरियड आ गया था। कोविड पीरियड में ये काफ़ी होशियार थे पढ़ने में, तो ये ट्यूशन भी पढ़ाया उन्होंने शहर में जा करके, इधर उधर गाँव में जा करके पढ़ाया, और अपने आप पर सेल्फ डिपेंड रहा। ये बड़ी खासियत है। एक अध्यापक को खुशी इस बात पर होती है कि वो अपने जब भी किसी बच्चे को देखे तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन से देखे, ऊंचा देखे, ठीक है। और तो मैं ये चाहता हूं कि ये मुझसे काफी ऊंचा निकलेंगे, और जिस दिन ये हमको हरा देंगे उस दिन हम जीत जाएंगे। और शिक्षक की खुशी इसी बात में होती है कि उसका स्टूडेंट्स टीचर को हरा दे मतलब उनसे ज्यादा काबिल होकर, ज्यादा सक्सेस होकर वो बाहर निकल के आए। ये बहुत महत्वपूर्ण उपहार है, और पूरी फैमिली की मौजूदगी आप देख रहे हैं। किताब मिली है आपको, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये कितना बड़ा इनाम है? जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं उसको ख़त्म करूँगा, और उसका रिव्यू फिर मैं सर को भेजूंगा। और ये पहली बुक नहीं है जो सर ने मुझे दिया है। आई बीन टू स्कूल सो मेनी टाइम्स, आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड आई वेंट टू स्कूल। वहाँ पे मुझे एक बुक मिली थी, और फिर मैंने वो भी पढ़ी। और मैं बताना चाहता हूँ कि सर को कि मैं कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाऊं, लेकिन आपको मैं कभी हरा नहीं पाऊंगा। हरा नहीं पाएंगे, चलिए बड़ी बात है। और मेरे पास भी देने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, और सिर्फ एक अपनी पत्रिका प्रेरणांशु दे सकता हूं। हर महीने निकलती है ये, और ये साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए काम करती है। 39 साल से पत्रिका निकल रही है। इंटर कब हुआ था आपका? आई कंप्लीटेड 12th इन 2018। अच्छा, 18 को हो गया था। उसके बाद फिर आपके दिमाग में, आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में जब थे तब आपने ये तय कर लिया था कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है, लेकिन आपको नेवी में ही जाना है, ये कब आपने तय किया? मैं ये कहूँगा ये एक्सीडेंटल है, क्योंकि मैंने जो ऑप्ट किया था वो आर्मी था, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ, कुछ रैंक वगैरह होता है सिस्टम। शायद मैं एनडीए नहीं जा पाया। वहाँ से फिर मेरा नेवल एकेडमी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया और मैं नेवी चला गया। तो ऐसी तैयारी तो आपने उसकी एनडीए की ही की होगी, एनडीए के थ्रू ही आते हैं मेरे ख्याल इसमें। सेम एग्जाम होता है नेवल एकेडमी और एनडीए का। अच्छा। तो वही एक एग्जाम देना होता है, उसी में रैंक सिस्टम होता है और सीट्स कुछ होता है। प्रोसीजर क्या होता है? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इस समय फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, और उनका भी एक सपना है कि वो आर्मी में जाना चाहें, खासतौर पर जो नेवी में जाना चाहते हैं, तो वो क्या प्राथमिक प्रोसीजर कहाँ से कैसे शुरू होता है? मेरे हिसाब से यहाँ पहुँचने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एनडीए एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 11th। अभी आपने क्वालिफाई कर लिया इसलिए आसान है, और कल तक आप कह रहे थे कि कठिन है? कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आप 11th और 12th अच्छे से करेंगे और बिलीव करेंगे अपने आप में कि आप कर सकते हैं, आप बेस्ट हैं, तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसके लिए? और एनडीए की तैयारी आप बता रहे हैं आपने फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर दी थी, इधर आप अपना एकेडमिक भी पढ़ रहे थे, उधर एनडीए की तैयारी भी आप कर रहे थे, तो कितना वक्त देना पड़ता है? किस तरीके से तैयारी करते हैं? कौन सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं शायद। एग्जाम क्लियर करने के लिए पहले उसको समझना होता है कि कितना सिलेबस है। तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें पता लगा कि कितना किस क्लास का आता है। वहाँ से पता लगा कि 11th और 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद एक जीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश
और जनरल साइंस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है जी। जो अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटीज 9, 10th और 8, 9, 10th की अगर पढ़ें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, तो पेपर काफ़ी आसान हो जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि 20 में आपने क्वालिफाई कर लिया था, 20 या 21 स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपका 4 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ट्रेनिंग किस तरीके की रहती है, उसके लिए किस तरीके का आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, और वो कितना कठिन होता है, ट्रेनिंग पीरियड कितना कठिन होता है? मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गया था एकेडमी, तो मेरे लिए तो बहुत आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे कलीग्स थे, कोर्समेट्स थे, वो सैनिक स्कूल से थे। इन्वायरमेंट सेम होता है सैनिक स्कूल और एकेडमी का, तो इट वॉज क्वाइट टफ, बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करता गया मैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, लीडरशिप स्किल्स वहाँ पे डेवलप होती हैं। तो आई विल से कि मैं पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। जब मैं यहाँ से गया था आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा बहुत था, वो एसएसबी के लिए डेवलप किया कैसे भी। लेकिन वहाँ जाके जो भी मैंने सीखा है, आई विल रिमेंबर इट थ्रू आउट माई लाइफ। और वहाँ पे जो मुझे कोर्समेट्स मिले हैं, हमने जो भी टास्क किए वहाँ पे चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो वहाँ जाके पता लगे कि ह्यूमन बीइंग की कोई लिमिट्स नहीं है। तो सबसे बुरी घटना जो आपकी इस ट्रेनिंग पीरियड की रही हो, जिसको आप कभी याद नहीं करना चाहेंगे लेकिन वो भी जहन में रहती है, और एक वो चीज़ जिसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, तो दोनों चीज़ें क्या बताना चाहेंगे? मुझे याद है कि एकेडमी में क्या होता है कि हर 2 टर्म के बाद कैंप्स होते हैं। कैंप्स मतलब इट इज़ अ हेल वीक, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, आपको इतना सोने नहीं दिया जाता। तो वो टाइम था कि हम 4 दिन लगातार कैंप में थे। उस 5वें दिन हमको 25 किलोमीटर दौड़ना था, और वहाँ पे हमको वो रन ख़त्म करना था। तो वहाँ पे सेकंड टर्म में मेरा एक कोर्समेट था जो जस्ट 1 किलोमीटर पीछे मेरे हाथ में ही बेहोश हो गया था, मतलब उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो वो मोमेंट है कि मैं अभी तक भूल नहीं पाता कि मैं उसको चाहता तो उसको वहाँ तक पहुँचा देता कैसे भी जगह जगह के, लेकिन इट वॉज क्वाइट टफ। वो मोमेंट अभी तक मुझे याद है, लेकिन मैं उसको कभी याद नहीं करना चाहता। उस कैंप के बाद एक हमने कैंप किया 7 टर्म में, वो हमने जीता भी, और वो मोमेंट है कि हम आज तक उसको चेरिश करते हैं जब भी हम बात करते हैं इतने कोर्समेट्स हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो पॉलिटिकल चीजें समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं कि एक फर्क है, कभी आपको हिंदू मुसलमान जैसा कोई फर्क महसूस हुआ अपनी पूरी लाइफ में या ट्रेनिंग पीरियड में? स्पेशली इन द ट्रेनिंग पीरियड में भी कहूँगा कि एटलीस्ट डिफेंस में ये चीज़ नहीं आई है, क्योंकि 4 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू हैं या किसी और रिलीजन के हैं। जी। वी आर ट्रीटेड इक्वली एज अ कैडेट्स। वहाँ पे सारे कैडेट थे, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो। वहाँ पे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ, ना किसी ट्रेनर ने, ना किसी कैडेट ने या मेरे कोर्समेट ने ऐसा कुछ महसूस कराने की कोशिश की हो। मेरी गुजारिश है ये सब चीज़ें जो डिफेंस में है एटलीस्ट उसको लें, और विवादित बयान ये सब बंद करें, ताकि जितने भी चीज़ें होती हैं जिससे विवाद बढ़ता है, बेमनस्यता फैलती है, नफरत फैलती है। तो अशरफ की ये बात गौर की जाने वाली बात है, और जो मौका परस्त, जो फिरका परस्ती ताकतें या जो नेता सिर्फ इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तो वो समझिए कि जो हमारा सिरमौर है, हमारी इंडियन आर्मी है, जब वहाँ कोई फर्क नहीं है तो हम अपने गांव देहात, घर परिवार, अड़ोस पड़ोस में क्यों इस फर्क को पैदा करें और क्यों उसी के आधार पर पूरी राजनीति करें। एक बात और, पूरी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए मैं एक लास्ट यही कहूँगा कि जो मैं अपने आप से कहता था जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने एक कोट पढ़ा था, और मैं जब भी निराश होता था मैं उसको बोलता था कि जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी 11th 12th या उसके बाद ड्रॉप करके भी अगर कुछ कर रहे हैं, बस उनको एक ही काम करना है कि दे हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और ये सोचना है कि तुम कुछ कर सकते हो, तभी तुमको ये मौका मिला है। वो ये हमारे भाई का सपना था कि एक भाई ऑफिसर बने और एक बिजनेस करे अपना। तो आप बिजनेस कर रहे हैं फार्मा करके, और ये इंडियन आर्मी में। जी, आप सर?
माई सेल्फ अरशद अली एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन सेंट मेरी स्कूल गदरपुर। और अशरफ की और मेरी स्कूलिंग दोनों की एक साथ हुई है। हम दोनों ही एक ही एज के हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है एज में हमारे। तो मैंने स्ट्रगल देखा है, मतलब हम लोगों ने स्ट्रगल देखा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गांव में हमारे। हमने देखा है कि मतलब हमारा जो गांव में बहुत पिछड़ा है एजुकेशन के मामले में, और यहाँ पे इंग्लिश का तो ई भी नहीं पता है लोगों को। तो हमारे मतलब जैसे इनके अशरफ के फादर ने, ये इन्हें हम पापा ही कहते हैं, और हमारे दादाजी जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस मतलब कामयाबी में, मतलब हमारे भाई की कामयाबी में, जो आज इंडियन नेवी में एज अ सब लेफ्टिनेंट बनने के लिए जा रहे हैं ना। इन्होंने ये देखा कि दिन क्या कब हो रहा है, रात कब हो रही है, रूम में है तो रूम में है, ये नहीं है कि रूम के अंदर ही है। एक डिसिप्लिन लाइफ जी थी इन्होंने। चलिए, तो ये अशरफ थे जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई, और अब ये अफसर हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।